तो जिस बजट का पूरे देश को इंतजार था वो आ चुका है, क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह है। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह है पहला बजट था, इससे पूरे देश को इंतजार था। हमारे यहाँ राजस्थान में भी तमाम जो औद्योगिक और व्यापारिक संगठन हैं उन्होंने सरकार को बजट के लिए सुझाव दिए थे और उन सुझावों के आधार पर ये बजट के प्रावधान तैयार किए गए हैं। मैं अभी यहाँ लगभग 5 बज चुके हैं और 5 बजे तक इस बजट पर तमाम देश में जो समीक्षा का दौर जारी है, समीक्षा के बाद आखिर क्या मिला इस बजट से उद्योग व्यापार आम आदमी को, उस पर हम बात करेंगे। और इसके लिए यहाँ पर राजस्थान कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चैम्बर है, इसका ये सबसे बड़ा राजस्थान का औद्योगिक और व्यापारिक संगठन है। इनके पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि जो उम्मीद थी और जिस तरह का वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उनमें जैसे बजट की उम्मीद थी, क्या ये बजट इनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। तो सबसे पहले डॉक्टर के.एल. जैन से जानेंगे, क्योंकि इन्होंने इनसे ज़्यादा बेहतर शायद ही कोई यहाँ राजस्थान में इस जो बजट की समीक्षा करने वाला विशेषज्ञ होगा। डॉक्टर जैन, ये बजट का राजस्थान चैम्बर ने नाम दिया है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये गरीब के लिए, किसान के लिए, कृषि के लिए, गाँव के लिए, शहर के लिए, सभी के लिए उन्नतिशील बजट है। कृषि में पहली दफ़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से दाल और तिलहन 12 एग्रीकल्चर पार्क्स बनाने की बात है। एग्रीकल्चर में रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से किसान की आय डबल हो, इसके लिए नए नए आयाम स्थापित किए गए हैं। इंडस्ट्री का जहाँ तक सवाल है, उद्योग और व्यापार का, उसमें 12 पार्क बनाए गए हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स। इंडस्ट्रियल के साथ साथ उसमें काम करने के लिए स्किल्ड लेबर अवेलेबल हो, इसलिए 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इंटर्नशिप योजना प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से इंडस्ट्री उनको ट्रेन करेगी। 12 महीने तक 5,000 रुपये महीना सरकार देगी, 6,000 रुपया उनको बाद में ट्रेनिंग होने के बाद दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये बजट सभी के लिए फ़ायदेमंद है। एमएसएमई पे फोकस प्राइम मिनिस्टर का अधिक रहा है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्पेशल पैकेज दिया है। स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस इंडस्ट्री के बारे में अब तक कोई प्रावधान नहीं थे, उसके लिए भी प्रावधान किए गए। गारंटी स्कीम एक नई बनाई गई है, नया फंड उसके लिए रखा गया है, सीड भी उसको चालू करेगा। कुल मिलाकर के 37,000 रुपये के छूट दी गई है इस बजट में। 37,000 और करीब 30,000 के नए कर लगाए गए हैं। कुल मिलाकर 7,000 करोड़ के आसपास इसका घाटे का है। जो 3.5 जीडीपी का जो लक्ष्य है, वो फिस्कल डेफिसिट वाला जो मॉनिटरिंग है उसको रखा गया है। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे डिफेंस के ऊपर 4.5 लाख करोड़ का प्रोविज़न किया है, शहर और ग्रामीण विकास के लिए करीब 2,62,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है। एग्रीकल्चर के लिए 1,52,000 करोड़ का प्रोविज़न किया है। कुल मिलाकर सहकारिता को बढ़ावा देंगे और स्टेट्स को रिकमेंडेशन खास करके की गई स्टाम्प ड्यूटी में वो रिडक्शन करें। स्टेट्स को ग्रांट बढ़ाई गई है। मैं एक बार फिर आपके पास आऊँगा, बाकी लोग हैं इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अभी आत्माराम गुप्ता जी के साथ में पिछली बार शायद अवसर नहीं मिल पाया, तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
फोर्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और बिल्डर्स बड़े जो रियल एस्टेट के प्रतिनिधि हैं। आत्माराम जी, इसमें सरकार ने कहा है कि स्टैंप ड्यूटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट से कहेंगे अभी, क्योंकि ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है, इसलिए लेकिन केंद्र सरकार सीधा कोई राहत रियल एस्टेट को इसमें कोई विशेष प्रावधान किया गया है क्या? आज माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, निश्चित तौर से पूरे देश के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मतलब सर्वहिताय एक तरह से मैं कह सकता हूँ बहुत बढ़िया बजट, ऐतिहासिक बजट है। और दूसरा मैं बधाई देना चाहूँगा आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर को कि ये लगातार छठा फाइनेंशियल बजट पेश करने वाली महिला पहली है 7वीं बार, जो देश के इतिहास में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आज ये विशेष उस रूप से भी था। रियल एस्टेट का जहां आपने सवाल पूछा है, उसमें मेजर जो बेनिफिट दिया गया है वो दिया है कैपिटल गेन टैक्स, जो इन जनरल सबके लिए क्या है 20% से घटा करके 12.5% की स्लैब फिक्स कर दी गई है। तो आज कोई भी अगर 1 करोड़ का कैपिटल गेन करता है तो उसके जो 20 लाख रुपए लगा करता था, वो अब 12.5 लाख रुपए उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और 88.5 लाख रुपए उसके पास सेविंग है जो नॉन टैक्सेबल हो गई, फ्री टैक्स की आ गई। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट पूरे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला रहेगा कि आज ब्लैक मनी जो जनरेट होती थी एग्रीकल्चर इनकम सेल से या जो बड़ी प्रॉपर्टी के सेल से, जो कैपिटल गेन के लालच के अंदर कम प्राइस पे असेसमेंट कराते थे, कम प्राइस पे सेल किया करते थे, तो वो बढ़ी हुई प्राइस के ऊपर जो एक्चुअल मार्केट रेट है उसके ऊपर रजिस्ट्रियाँ सारी होने लगेगी। उसका परिणाम ये आएगा कि मार्केट में ब्लैक मनी वाइप आउट होने लगेगी, जो रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बड़ा हिस्सा इसका लगा करता था। तो इस एक फैक्टर से न अपितु खाली रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि दूसरे सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में भी लिक्विडिटी अवेलेबल हो पाएगी। दूसरा पॉइंट ये स्टैंप ड्यूटी के लिए कहा गया है कि चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है स्टैंप ड्यूटी का, जीएसटी लगाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो अभी डबल टैक्सेशन हो रहा है। हमेशा मैं डिमांड करता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 कंट्री 1 टैक्स, आज की डेट में रियल एस्टेट के बाद डबल टैक्स लग रहा है। आज अच्छी बात यह कि उन्होंने रिकमेंड किया है स्टेट्स को कि स्टैंप ड्यूटी के रेटों को स्टेट्स अपने लेवल पे स्टेट बजट में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से घटाएं और महिलाओं को विशेष रूप से और ज़्यादा रियायत दें। तो इससे मैं समझता हूं कि स्टैंप ड्यूटी की रेटें कम होती है, तो ये रियल एस्टेट के लिए बहुत बड़ा बूस्टिंग डोज इससे मिलेगा और इससे भी प्रत्यक्ष रूप से रियल एस्टेट के जो खरीदार है, आम खरीदार है, वो आम जो उपभोक्ता है, जो मकान खरीदना चाहता है, ज़मीन खरीदना चाहता है, महिलाएं खरीदना चाहती है, उन्हें प्रत्यक्ष बेनिफिट होगा। तो इससे रियल एस्टेट को बहुत बड़ी राहत 2-3 चीज़ों और मिल सकती थी जो नहीं मिली, कि 80C के अंदर जो सेविंग किया जाता है, तो सेविंग में भी 1.5 लाख तक के ऊपर छूट मिलती है, वो बढ़ा करके लगभग आज के परिस्थितियों में जो बहुत सालों से चली आ रही है, आज इंडेक्सिंग देखें, प्राइस इंडेक्स देखें, महंगाई की दर देखें, उस हिसाब से कम से कम 4 लाख रुपए की छूट इसमें अपेक्षित थी। दूसरा, जो हाउसिंग लोन, हाउस खरीदने के लिए जो लोन लिया जाता है बैंक से, उसके ऊपर ब्याज का भुगतान करने पे उस पर छूट मिलती है, वो रेट भी एज इट इज़ रखी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वो भी बहुत ज़्यादा डिजायर था, बहुत सालों से वही रेट चली आ रही है, तो उसकी छूट का भी हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे केंद्र सरकार को कि वो इसमें पुनर्विचार करें और दोनों छूट को जारी करें, ताकि आम जो खरीदार है, आम एम्प्लॉई है, देश के जो भी नौकरी पेशा वर्ग है, मध्यम श्रेणी लोग हैं, उनको भी राहत मिल सके। बजट बहुत बढ़िया है, ओवरऑल बढ़िया है। मेहरवाल जी की, लेकिन ये बढ़िया तब मानेंगे कि मेहरवाल जी अगर इसके ऊपर मोहर लगाएं तो। देखिए, निश्चित रूप से बजट, आशा और अपेक्षा तो हमेशा इंसान की ज़्यादा रहती है और उस उम्मीद को पूरा तो भगवान भी नहीं कर सकता, लेकिन हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मध्यम वर्ग के साथ में महिलाओं का, एमएसएमई उद्योगों का और युवाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़ का जो बजट एलोकेशन किया है, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा और एमएसएमई का एक बहुत अच्छा सेक्टर जो आने वाले टाइम में, जो मोदी जी का सपना है कि भारत विश्व की 3 अर्थव्यवस्थाओं में, टॉप 3 अर्थव्यवस्था में एक स्थान पर होगा, वो निश्चित रूप से हमको परिलक्षित हो रहा है कि निश्चित रूप से अच्छा बजट, संतुलित बजट है। इसमें सभी चीज़ों का, सभी चाहे वो कृषि हो, चाहे
वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो, सभी का विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। संतुलित बजट। हमारे साथ आरसीसीआई यूथ विंग के प्रेसिडेंट भी है रवि रेला। रवि, इसको अगर यूथ ओरिएंटेड बजट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा घोषणाएं इसमें युवाओं के लिए हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन सबसे पहले हम हमारी माननीय जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनका हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूसली 7 साल तक ये दे करके, और सबसे पहले बड़ी बात है कि मोदी जी ने भी उन पर विश्वास बनाए रखा। तो कई बार क्या होता है, आप अपने एक टर्म खेलते हो, उस टर्म पे पता लग जाता है क्या कमी रह गई, उसको हम अपनी नेक्स्ट टर्म के अंदर में पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस था। सेकंड चीज़ है कि अगर देखा जाए ओवरऑल, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर में इंडिया की जो एवरेज एज है वो 28 से 29 साल है। तो अगर हम यूथ के ऊपर में फोकस करेंगे तो वो सबसे बड़ी चीज़ है, दे कैन बी अ गेम चेंजर। आज जो हमारी तेज़ी से जो पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, उसके अंदर में अगर ये इन युवाओं के ऊपर में अगर ध्यान दिया जाए, और इंटर्नशिप एक इतना बेहतरीन मॉडल है जिन्होंने भी बनाया कि आपको उस करियर में आना चाहिए, उससे पहले आपको उसका आभास हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें चैलेंजेस आएंगी, क्या क्या चैलेंजेस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, किस तरीके से आपको सेट होना चाहिए उसके अंदर में। जो स्किल डेवलपमेंट का इन्होंने बात छेड़ी कि इंडिया की टॉप 500 कंपनीज के अंदर में 1 करोड़ लोगों को 5 साल के अंदर में ये लोग करेंगे, तो दैट इज़ आई थिंक इट्स अ अमेजिंग थिंग। बहुत बड़ा वाइटल रोल का इसका इफेक्ट आने लगेगा कि बच्चों लोगों के अंदर में आएगा कि चलो हम लोग भी उसके अंदर में जाएं, और वहाँ का इन्वायरमेंट देख करके आप अपने आप को अपलिफ्ट करते हो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यूथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है, और इन्हें इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहिए। मिलेगा। हमारे साथ हैं एनके जैन साहब, जो आरसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और एमएसएमई की हमेशा से आप पैरवी करते रहे हैं, एमएसएमई खास तौर से। अब इसमें क्रेडिट, एक आप गारंटी स्कीम या क्रेडिट कार्ड मांगते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड की तरह, लेकिन इसमें काफ़ी सहायता के लिए भी जो सिक यूनिट्स हैं उनके लिए भी ये इसमें प्रावधान किया गया है, और गारंटी के बिना भी इन्होंने कुछ लोन की व्यवस्था की गई है। तो क्या आपकी उम्मीदें हुई हैं एमएसएमई को लेकर इस बजट से? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये एक विवेक से बनाया हुआ बजट है, विकास के लिए समर्पित बजट है, और जनता में विश्वास कायम हो ऐसा बजट है। एमएसएमई के लिए जहाँ तक है, तो इसमें सबसे बड़ी जो एक खूबी की गई है कि 500 कंपनियों में 5 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप के लिए भूमिका बनेगी। तो 5 करोड़ युवाओं को उससे रोजगार डायरेक्ट मिलेगा। 1 साल 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में 500 कंपनी में 5 साल में 5 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, इंटर्नशिप दी जाएगी, जिससे वो अपना रोजगार प्राप्त कर सकेंगे और ट्रेनिंग ले सकेंगे, एम्प्लॉयबल बन सकेंगे। ये तो एक बहुत बड़ी चीज पेड भी होगी, ये 5,000 रुपए पर मंथ और 6,000 रुपए वन टाइम उनको मिलेगा, वो भी मिलेगा। प्लस इसके अलावा एक जो बड़ा डिसीजन ये किया गया है कि जो अप्रेंटिस में आप रखते हैं युवाओं को अपनी कंपनी में, उसका पेमेंट आप सीएसआर फंड से कर सकते हैं, जो कि अभी तक नहीं था। सीएसआर फंड कंपनियों के पास कई बार उसका मिसयूज भी होता है, सही उपयोग नहीं हो पाता है, लेकिन जब अप्रेंटिस में आप सीएसआर के फंड को यूज करेंगे तो वो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी आशा को लेकर आता है कि उसका सही उपयोग होगा सीएसआर के कंपनियों में। एमएसएमई की जहां तक अपन बात करें तो मुद्रा लोन को बढ़ा के दुगना कर दिया गया है, और एमएसएमई के लिए जो क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम है उसको बढ़ा के उसमें 100 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। तो एमएसएमई के लिए भी ये बजट बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, खास करके सुरक्षा और शिक्षा पे और ग्रामीण विकास पे जो फोकस किया है वो भी बहुत अच्छा है। तो प्रत्येक मायनों में हम ये मान के चलते हैं कि ये किसी ब्यूरोक्रेट नहीं, किसी एक अच्छे पॉलिटिशियन द्वारा तैयार किया बजट है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो एसी रूम में बैठ के बजट बनाते हैं, और जो पॉलिटिशियन होते हैं वो सबका साथ सबका विकास मानते हुए बजट बनाते हैं। तो ये इसी प्रकार का एक बजट है। आमतौर पर जो राजनेताओं को आपने कोसते हुए या उनके ऊपर व्यंग होते हुए देखा होगा, एनके जैन साहब ने यहाँ पर राजनेताओं की तारीफ की है, ये बड़ी बात है। योगेश जी, क्या कहेंगे? आप काफ़ी कुछ पेपर लेके बैठे हुए हैं। मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करना चाहूँगा। ये बजट एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हुए काफ़ी अच्छा बजट है। इसमें जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर सेक्टर में कई अनुसंधान होंगे, इसके बारे में काफ़ी फंड्स दिए गए। दूसरा, एक दलहन और तिलहन जो हमारे देश के मुख्य उत्पादक वस्तु हैं,
उनके लिए एक विशेष रूप से मिशन बनाया गया है और उस मिशन के तहत इसको इम्प्रूवमेंट का काम किया जाएगा। तो एक अच्छा प्रयास है। तीसरी बात जो है वो नेचुरल फार्मिंग पे भी बात की गई है कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने की बात की है और इसमें ये प्रयास किया गया है कि जो हमारे किसान वर्ग है उसमें अधिक से अधिक लोग इस नेचुरल फार्मिंग में आए। और एक नई चीज़ जो इसमें हम इस बजट में हमने देखी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से करीब करीब 109 तरह की नई वैरायटी एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोड्यूस करने की बात है और उसके साथ साथ 39 सेक्टर में हॉर्टिकल्चर के सेक्टर्स में 39 वैरायटीज़ भी डेवलप होगी। एक अच्छी बात। तो ये ज़्यादातर अभी तक पॉजिटिव हमको फीडबैक मिला है बजट को लेकर। दिनेश जी आरसीसीआई के इस कार्यालय को चलाते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। आप देखिए कि बजट कुछ आपके अनुरूप रहा कि नहीं? नहीं, बजट नो डाउट बहुत ही अच्छा रहा है। मैं बताना चाहूँगी कि पर्यटन को जो इन्होंने बढ़ावा देने की किया है, जैसे बनारस का कॉरिडोर है, इस तरह से बोध गया में और गया में भी ये करने वाले हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब टूरिज्म जो बढ़ेगा और इससे रेवेन्यू बढ़ती है, ये सब जानते हैं कि आजकल टूरिज्म पे फोकस हो गया सारा। और हाँ, और मंदिर इस तरह के जो है ना दर्शनीय स्थल हो गए इस तरह से, तो उसमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलने की उम्मीद है सरकार को और बहुत ही अच्छा बजट है। पर्यटन के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है। हमारे साथ महिला प्रतिनिधि हैं और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला वित्त मंत्री ने ये बजट पेश किया है। भारती रस्तोगी मेरे पास नाम है। तो भारती, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं? सर, मैं एक MSME हूँ और हम लोगों का फर्नीचर का बिजनेस है अंडर द नेम ऑफ रस्तोगी स्टील फर्नीचर। सो मैं एक MSME हूँ, महिला उद्यमी हूँ और ये बजट वाकई में बहुत ब्राइटनेस लेके आया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जो कैंसर की उन्होंने सौगात दी है फीमेल्स के लिए, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। जो कैंसर की वैक्सीन वो कह रही हैं, 15 न्यू कैंसर हॉस्पिटल्स वो कह रही हैं, वो वाकई में सराहनीय है। दूसरी, मैं उनकी सोलर प्रोजेक्ट जो वो लेके आ रही हैं, जो कह रही हैं 300 यूनिट सोलर पे वो माफ़ करेंगी। उन्होंने वो पहले कर दिया था प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में, लेकिन अब उसको और स्ट्रेंथन करेंगे आगे करके। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। MSME में भी जो उन्होंने मुद्रा लोन में जो उन्होंने जो 20 लाख 10 लाख से 20 लाख कर दिया है, वो भी बहुत सराहनीय कदम है। तो बहुत ही शानदार बजट। बट हाँ, टैक्स स्लैब्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोविज़न था जो एक मध्यम वर्गीय जो है वो अपेक्षा रखता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी मुझे लगा कि कमी रह गई है। थोड़ा और हो सकता था, 10 लाख तक की उम्मीद थी। इनका आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती थी। और आप बताइए सर, आपका नाम मेरे पास आया है दीपक खंडेलवाल। अच्छा दीपक जी, बताइए आप क्या करते हैं? हमारा स्टील फर्नीचर हैंडीक्राफ्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन 60 साल पुरानी है एंड वी आर सेकेंड जनरेशन बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो आप जैसे जो आपके सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको क्या मिला इस बजट में? देखिए, जो MSME के लिए है तो इस बार सब सेक्टर के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ना कुछ दिया है और उम्मीदें तो बहुत रहती हैं SSI यूनिट्स को, लेकिन चूंकि सभी वर्गों को एक साथ में लेके चलना पड़ता है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि सारा जो कंसंट्रेशन है वो एक SME पे नहीं हो सकता। बट चूंकि SMEs हैं वो बैकबोन है हिंदुस्तान की इकोनॉमी की और वो ग्रास रूट लेवल तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और उस जगह पे जो इन्होंने स्टार्टअप्स के लिए एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्होंने टैक्स में बेनिफिट्स दिए हैं वो एक सराहनीय है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट में और बेहतर तरीके से करेंगे, जिससे कि जो लघु उद्योग है और सूक्ष्म उद्योग है उनमें वो बढ़ सके, जिससे कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके पूरे समाज को एक अपलिफ्टमेंट हो सके। उसके लिए उन्होंने कुछ क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री बना के वहाँ सिडबी की और ज़्यादा ब्रांचेज खोलने का भी इसमें अनाउंसमेंट किया है। और ये हैं भावना खंडेलवाल, आप भी साथी हैं खंडेलवाल? हाँ, खंडेलवाल साथ में हैं। आप क्या करती हैं? हमारा भी एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एंड वी एक्सपोर्ट ऑल्सो।
और आई विल टॉक अबाउट अभी तक मैं ये अच्छा आपका बिजनेस है, क्योंकि ज़्यादातर फर्नीचर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। यदि आप एक्सपोर्ट करती हैं तो आपकी सराहना की जानी चाहिए। साथ ही सरकार से आपको क्या मिला है इस बजट में? सरकार ने वैसे इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी, तो इंपोर्ट ऑफ फर्नीचर हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम चाइना, सो देयर हैज बीन अ बिग डिमांड फॉर फर्नीचर इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो। प्लस एक्सपोर्ट्स तो जो है ये एक्सपोर्ट्स पे जा रहा है। सराहना ये है कि अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें और एमएसएमई उद्यमी की बात करें, तो इन्होंने जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो इतनी फंडिंग दी है, दैट इज़ रियली गुड, क्योंकि एज एन एमएसएमई हमेशा स्किल और ऑर्गेनाइज्ड स्किल लोगों के लिए हमेशा कमी रहती है। हम एज ए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो जो स्किल डेवलपमेंट में जो फंडिंग है, जो इतने इन्होंने सेंटर्स ओपन कर रहे हैं, दैट्स बहुत सराहनीय है और एज एमएसएमई। और जो इन्होंने अभी हॉस्टल्स खोलने की, जिसके लिए 3 ट्रिलियन अमाउंट दिया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सराहनीय, कि कमेंडेबल है। इससे जो वुमेन स्किल सेट्स हैं and they'll attach the skill set to the hostels, with that it will increase more empowerment, more employment for women. So budget in all is महिला very वित्त progressive. मंत्री के बजट अनाउंसमेंट से अगर महिला कोई खुश है तो माना जाए कि सक्सेस रहा बजट। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो इट्स वुमेन लेड एम्पावरमेंट नाउ। वुमेन लेड एम्पावरमेंट। तो अब हैं डॉक्टर अरुण अग्रवाल। व्यापारियों में क्या होता है, डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं, और अगर डॉक्टर अरुण अग्रवाल हैं तो इनके पास ये बहुत रिसर्च होगा इस बजट को लेकर। क्या कहेंगे अरुण जी? बिल्कुल, ये बजट मैं कहूँगा जो माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार भारतीय संसद पे आज के दिन पेश किया है, ये विकासोन्मुखी बजट है। ये बजट 1 साल का बजट नहीं है, आय व्यय का खाली लेखा जोखा नहीं है। मैं इसको 2047 के अमृतकाल महोत्सव विकसित भारत के रूप में देख रहा हूँ। जैसा वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में टैक्स का छूट होता है, बढ़ता है, घटता है, लेकिन इन्होंने ये घोषणा की है बजट में कि ये 6 महीने में पूरा नया इनकम टैक्स सेट आएगा। विकास से विवाद से विकास की जो इनकी परिकल्पना है, निश्चित रूप से हो सकता है उस 6 महीने में जो नया एक्ट आए इनकम टैक्स का, उसमें कई प्रावधान बिल्कुल निर्मूल हट ही जाए। अभी इन्होंने इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की जगह 75,000 किया है। इनकम टैक्स स्लैब को भी 2.5 लाख से 3 लाख, लेकिन अपने को उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब की एक वो प्रोविजन है 7 लाख की। 7 लाख तक यदि कोई छूट लेता है तो उस पर भी इनकम टैक्स सेक्शन 87A इनकम टैक्स का है, उसमें उनको छूट नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो न मिलकर 7 लाख की डायरेक्ट इनकम टैक्स पे छूट ले सकते हैं बिना कोई टैक्स दिए। और 3 लाख तो ये जो 2.5 लाख के इनिशियल जो पुरानी स्कीम आ रही है, उस पर उन्होंने कई वर्षों बाद, हालांकि हमारी ये चैम्बर की मांग थी कि इसको 5 लाख कम से कम किया जाए, जिससे टैक्स टेरर जो इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में है कि इनकम टैक्स का नाम आता है, एक टेरर का भावना आता है लोगों में, देखते हैं। और कई इनकम टैक्स पे ही एसएससी अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की, एसएससी नहीं बन पाए। यदि अभी तो रिव्यू हो गए बजट पे, हाँ पक्ष ना पक्ष कई होंगे। हमारा राजस्थान चैम्बर का आपके चैनल के मार्फत आज पुनः अनुरोध होगा केंद्र सरकार से और वित्त मंत्री से कि इसको रिव्यू करके, हालांकि उन्होंने इसमें घोषणा की कि 6 महीने बाद पूरा इनकम टैक्स नया एक्ट आएगा, लेकिन इसको 3 लाख से बजाय यदि 5 लाख बढ़ा दिया जाए तो निश्चित रूप से 3 से 4% एसएससी और जुड़ेंगे, क्योंकि टेरर की भावना समाप्त होगी। लोग खुद, और इसमें रेवेन्यू में सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रेवेन्यू बल्कि ज्यादा होगी, जितने टैक्स कम होंगे। हमारे जैन साहब का भी यही कहना है कि टैक्स की रेट जितनी कम होगी, रेवेन्यू उतनी देश में बढ़ेगी, देश में रेवेन्यू। इसके अलावा जो जनरल पॉइंट एमएसएमई को काफी कुछ दिया गया है। इसमें नई पॉलिसियां लाने की घोषणा की, विकसित भारत की स्थापना की गई है। इसमें पर्यटन व धार्मिक व मंदिरों के विकास की गई, स्किल डेवलपमेंट की है। 4 लाख युवा रोजगारों को रोजगार देने की घोषणा की है। 1 लाख ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की गई है। निर्यात में 29.8% वृद्धि की है, कृषि में 3.9%, रक्षा सेक्टर में जो इसमें कई बार कई लोग विपक्ष इसमें हो सकता है आलोचना करेंगे कि 4.9%, 4.5 लाख करोड़ का प्रावधान जो रक्षा पे किया गया है। आज वर्ल्ड की ग्लोबल स्थिति ऐसी है, भारत जो है, चाइना इधर आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, उधर इजराइल का और हमास का युद्ध चल रहा है। ऐसे में हमको रक्षा, क्योंकि भारत के नागरिकों को
केंद्र सरकार और इनके ये समझते हैं कि भारत के हर नागरिक को रक्षा करना देश का धर्म है, इसीलिए इन्होंने इतना बड़ा रक्षा में प्रावधान किया कि लेटेस्ट वेपन्स यहाँ हो, यहाँ कहीं से भी, क्योंकि भारत देश ऐसा है भौगोलिक दृष्टि से हिसाब से चारों तरफ ये, यहाँ कोई चारों तरफ समुद्र के किनारे नहीं है, यहाँ सीमाएं लगी हुई है, हर तरफ हर देश की सीमा लगी हुई है। ऐसे में रक्षा पे प्रावधान 4.9 लाख करोड़ का मैं इसको जायज मानता हूँ और ये लॉन्ग टर्म विकासोन्मुख बजट है। निश्चित रूप से इससे एमएसएमई के हमारी और कुछ मांगे थी और निश्चित रूप से अभी तो कई जो चलेगी उसमें चलते रहेंगे। सबसे बड़ा बात इन्होंने नो क्रिमिनल एक्शन इन डिफॉल्ट ऑफ टीडीएस डिपॉजिट, ये जो बड़ा प्रावधान किया है इन्होंने, क्योंकि जो अभी मैं टेरर की बात कर रहा था वही बात उन्होंने बजट में की है कि रिव्यू करेंगे 6 महीने में और क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये मानवता की भूल होती है, ये कोई जानबूझ के कोई टैक्स पेयर भूल नहीं करता है। अभी जीएसटी 7 साल हो गए, जीएसटी के प्रावधान ही अभी तक सारे एसएससी और सारे हमारे व्यापारी उद्यमी अभी तक नहीं समझ पाए हैं। ऐसे में वन टैक्स वन नेशन की भावना के अनुरूप जीएसटी लाएगा, तब मैं अब ये चूंकि मैटर नहीं है बजट का आज का कि जीएसटी की अलग काउंसिल बनी हुई क्रिमिनल, फिर भी मैं व्यापारी हूं चूंकि और स्वार्थी होते हैं, हम अपना फायदा जरूर देखते हैं। तो जीएसटी ट्रिब्यूनल की जो स्थापना की पहले घोषणा की गई थी, आज इसमें कुछ बोला नहीं गया है, इसको विधिवत चाहिए। लेकिन फिर भी अरुण जी, मैंने कहा था ना कि डॉक्टर अरुण अग्रवाल हैं, तो आपने देखा कि इन्होंने काफ़ी बजट को रिसर्च किया है और बहुत सारे ऐसे प्रावधान, क्योंकि समय बहुत कम था, अभी थोड़ी देर पहले ही ये बजट जारी हुआ और उसमें में आपने बहुत गहन अध्ययन किया, इसका बहुत अच्छी बात है। ज्ञान प्रकाश जी, क्या कहेंगे आप बजट के लिए? मैं कहूँगा कि ये ओवरऑल ए वेरी बैलेंस्ड एंड विकसित भारत की तरफ जो हमारे विकासोन्नत भारत की तरफ जो बढ़ने का फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार प्रेजेंट किया है, वो काबिल तारीफ़ है। इसके ऊपर एक बैलेंस इसलिए कहूँगा कि इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्री और पूरा जो एमएसएमई वेरी इंपॉर्टेंट कि टैक्सेशन को बेनिफिट्स दिए गए, एंजल टैक्स को पूरा एबॉलिश कर दिया गया, 100 पार्क्स इंडस्ट्रियल पार्क्स पूरे इंडिया में लाएंगे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एमएसएमई को ही फोकस मिलेगा। तो जो इंडस्ट्री की डिमांड थी कि एमएसएमई को इम्पोर्टेंस दिया जाए, विच इज़ अ बैकबोन फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इट इज़ ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर ब्रिंगिंग द इकोनॉमी अप। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से एक ये बजट एग्रीकल्चर सेक्टर को भी जो हमारा एक्सपेक्टेशन था बहुत अच्छा इन्होंने उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर और बहुत ख्याल रखा गया है। अभी जैसे कि बताया गया आपको डिफेंस में, आई थिंक इट इज़ वेरी गुड that they have kept the budget of 490. Apart from that, मैं ये कहूँगा जो इंडिजनाइजेशन 230 आइटम्स डिफेंस के इंडिजनाइजेशन की कर दिया गया है, उसको एमएसएमई के लिए बहुत बड़ा एक वरदान माना जाएगा और इससे जो आने वाले समय में जो इम्पोर्ट होता था वो बिल्कुल रुक सा जाएगा। और अब तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कई कई कंट्रीज को डिफेंस आइटम्स का, ये एक बहुत बड़ा कदम है और ओवरऑल मैं कहूँगा ये बहुत ही विकसित और विकासोन्मुख बजट है। हमारे साथ 2 और प्रतिनिधि जुड़े हैं, लेकिन समय थोड़ा सा कम है तो मैं आज बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन विजय गोयल जी के पास बहुत कुछ होता है हमेशा कहने के लिए, क्या कहेंगे? लेकिन आज संक्षेप में ही विजय जी। 2 लाइन में बोलता हूँ। एमएसएमई के लिए 2 बातें इम्पोर्टेंट। एक तो एमएसएमई के लोन के लिए असेसमेंट करने का ढंग बदलने की बात केंद्र सरकार ने की है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एमएसएमई का पॉइंट देने का, क्रेडिट स्कोर देने का सिस्टम बदलेगा। दूसरा, स्ट्रेस में जब वैल्यूएशन, नया कोई वैल्यूएशन मॉडल लाएंगे, जो लोन दिया जाएगा उस लोन के लिए जो आज तक जिस तरह से बैंक लोन नहीं देते हैं उसका सिस्टम चेंज करके एक रूम टाइप बना दिया जाएगा जिसमें स्कोरिंग होगी और उसका वैल्यूएशन का तरीका और लोन का तरीका बदल जाएगा। तो ये असेसमेंट ऑफ द एमएसएमई इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड है स्ट्रेस। जब एमएसएमई स्ट्रेस में होती है तो स्ट्रेस के लिए एक अलग फंड बना रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट गारंटी देगी और बैंक्स लोन देगी। दिस इज 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एमएसएमई जिसके लिए मैं कहना चाह रहा था। सेकेंडली, इस बजट में सबसे ज़्यादा रोजगार के ऊपर ध्यान दिया गया है। सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने मैक्सिमम टाइम पे केवल रोजगार के ऊपर बोला है, मोर देन 15 मिनट्स। और रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट के अलावा जो अप्रेंटिसेस स्कीम निकाली है, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसमें किसी का फंड भी नहीं लग रहा है,
सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें देगी, और कॉरपोरेट सेक्टर जो देगा, जिसमें PSU भी शामिल है, वो अपने CSR फंड में से पैसा देगा। और वो अप्रेंटिस जितने भी तैयार होंगे, 30 लाख लोग तैयार होंगे, तो वो रोजगार सर्जन के लिए इज ए गुड थिंग। और हमारे साथ हैं जगदीश सोमानी हैं, VKI एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, 40 के भी वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। सर आप बताइए कि कैसा रहा है ये बजट? देखिए, जो आज बजट निर्मला सीतारमन जी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पेश किया, वो निश्चित ही थर्ड इकोनॉमी की तरफ वर्ल्ड में हम इंडिया बढ़े उसी के विजन से दिया है। और ये अगले 5 साल का विजन इस वजह से लग रहा है कि इन्होंने अब की बार फोकस्ड 9 पॉइंट्स पे काम किया है। और सबसे खास बात ये है कि इन्होंने इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को बराबर का प्रिविलेज देने की, और ऊर्जा के क्षेत्र में एक एनर्जी सेविंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट सबको देखते हुए 9 पॉइंट पे इन्होंने फोकस किया है। और मुद्रा लोन को जिस तरह से 10 लाख से 20 लाख इन्होंने किया है, और मुद्रा लोन के साथ में जो MSME के जो इन्होंने घोषणाएं सब करी है, और 24 ब्रांचेस सिडबी की ये खोलेंगे। और MSME SME जिसकी वजह से परेशान थी कि मार्केटिंग और डेवलपमेंट वेंडर फेयर और B2B फेयर्स के लिए अलग से इन्होंने इस पे करी है कि एक ऑनलाइन PPP मोड पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें SME के लिए स्पेशल मार्केटिंग असिस्टेंस के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम भी होगा। तो ये सारी बातें ये दर्शाती है कि आने वाला समय में हमारा जो SME है वो पिछले 10 साल से जिस तरह तकलीफ में था, अब मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले 5 साल में SME अपनी जगह बनाएगा। क्योंकि आज की तारीख में एम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ा हिस्सा अगर किसी का है तो वो SME का ही है। तो मेरे को इस बारे में ये लगता है कि अब की बार ये बजट हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये हैं RCCI के प्रतिनिधि। आमतौर पर जो उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधि इतनी आसानी से संतुष्ट नहीं होते, और उनकी मांगे, उनके बजट में कुछ ना कुछ कमियां हमेशा रह जाती हैं। लेकिन ये शायद पहली बार हुआ है कि इतने ज़्यादा मार्क्स मिले हैं इस बजट को, और ज़्यादातर उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधि इस बजट से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।